हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिरेकल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th सोशल साइंस का चैप्टर 2 संविधान निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे। ये सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए नए बैच जो 2020 और 21 सेशन के हैं उनसे रिगार्डिंग है। और आरबीएसई में भी जो नया सिलेबस आ गया है, आरबीएसई में भी सिलेबस चेंज होने की वजह से एनसीईआरटी बुक्स को लागू कर दिया गया है और उसी का ये सेकंड चैप्टर है संविधान निर्माण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिर संविधान जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ। कंट्री वाइज देखेंगे कि अफ्रीका में जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, अफ्रीका में क्या क्या स्थिति थी, उनके बारे में भी हम देखेंगे। क्लास 9 से रिलेटेड है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने से आज़ाद नहीं। कुछ बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होगा, ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप क्या है? संविधान। यानी कुछ बुनियादी नियम जिनका पालन किसको करना होगा? नागरिकों को और साथ ही साथ सरकार को भी। देश का संविधान जो होता है देश का सर्वोच्च कानून होता है। देश का सर्वोच्च कानून क्या होता है? संविधान की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज और काम करने के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान आपको शक्ति देता है, आपके अधिकारों का बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, साथ ही साथ सरकार को भी ये निर्देशित करता है, सरकार के ऊपर भी अंकुश लगाता है। अगर वो मनमाने ढंग से कार्य करती है तो उनको एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, तौर तरीके प्रदान करता है, उनके लिए कानून और उन प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे कि जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका फॉर्मेशन है, जो उसकी ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उस पर क्या क्या चेंजेस हैं, ये हम देखेंगे। हमें संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, संविधान बनते कैसे हैं, संविधान को कौन बनाता है, और किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से। किसी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसमें संविधान को जो रूप देंगे वो घटक कौन कौन से, वो भी हम इसमें देखेंगे। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप से बदलाव कर सकते हैं? क्या संविधान में बदलाव किया जा सकता है? ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। क्या संविधान में बदलाव किया जा सकता है? हाल ही के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान का निर्माण किया और अपने संविधान के निर्माण के काम को अंजाम दिया, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके निर्माण और उसके पीछे मौलिक विचारों, मौलिक मूल्यों पर चर्चा करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध करवाता है संविधान। तो स्टार्ट करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, ये देखिए फोटो दे रखी है नेल्सन मंडेला जी की। नेल्सन मंडेला, मैंने ये उनके कथन है, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया, मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया और मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये कथन है नेल्सन मंडेला जी का। वो कहते हैं कि यदि इस आदर्श को कि सभी लोग समान अवसर प्राप्त करें, सभी अश्वेतों के जो है उनके प्रभुत्व का जो विरोध मैंने किया है और साथ ही साथ लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की जो मैंने कामना या कल्पना की है, ये अवसर उपलब्ध होने तक यदि मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर ये जब बात कही गई तो उनके पर देशद्रोह का केस मुकदमा चला। कहाँ चला? दक्षिण अफ्रीका में उन पर एक मुकदमा चला दिया गया देशद्रोह का, कि इन्होंने जो बात कही है ये देशद्रोह है। और दक्षिण अफ्रीका ने इन पे मुकदमा चला दिया। किस चीज़ का? देशद्रोह का। और साथ ही अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा
दी गई। रंग भेद क्या होता है? गोरे और काले का जो भेद होता है कि यदि हमारा गोरों का देश है तो इसमें कोई काला व्यक्ति आके राज नहीं कर सकता। इस प्रकार की जो रंग भेद नीति है, या फिर रंग भेद के आधार पर ये देखा जाए कि यदि श्वेतों का देश है, यदि गोरों का देश है, तो वहाँ पे कालों के साथ भेदभाव वाली स्थिति होती थी, उसे बोलते हैं रंग भेद नीति। आजीवन कारावास की सजा दी गई। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा। दक्षिण अफ्रीका में एक रोबेन द्वीप है, वहाँ पे उनको कैद रखा, या रोबेन द्वीप, वहाँ पर 28 वर्षों तक उनको कैद रखा गया। जिन्होंने अश्वेतों को वाली बात उठाई, साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की, उन सबको। रंग भेद वाले दौर 1953 की साइन बोर्ड, जिसमें तत्व की तनावपूर्ण समुदाय का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा है कि खतरा देसी अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों से। अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दी जा रही है। ये वहाँ का एक साइन बोर्ड था दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ लिखा हुआ ये था। ये देखो साइन बोर्ड के बारे में दे रखा है ये साइन बोर्ड। साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका का साइन बोर्ड है। इसमें लिखा गया है कि यदि आप यहाँ प्रवेश करेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, और साथ ही साथ चेतावनी दी गई है इस बात की। हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसे यहाँ देखेंगे कि रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। जो रंग भेद की नीति थी उनके खिलाफ जो संघर्ष था वो कहाँ से चला? रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है। रंग भेद जो है नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका का ये व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जिस तरह से उन्होंने भारत को। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने अपना यहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश किया और यहाँ पे प्रेशराइज करके दबाव डाल के हथियारों के दम पर उन्होंने अपना राज काबिज कर लिया। उसी तरह वहाँ पे भी उन्होंने ये नीति अपनाई। पर भारत के उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी गोरे लोग बस गए। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय लोगों की चमड़ी रंग काला। जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उनका रंग क्या था? काला। और जो बाहर से अंग्रेज आके यहाँ पे निवासी हो गए थे वो सफ़ेद थे, यानी श्वेत थे। तो आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। यानी अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 3/4 पार्ट जो है, 3/4 पार्ट वो किनका है? अश्वेतों का, यानी काले लोगों का। फिर भी उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला भी कहा जाता था। भारत से गए कुछ लोग जिन्हें रंगीन चमड़ी या मिश्रित चमड़ी वाले लोग भी कहा जाता था। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। जो गोरे शासक थे, जो अंग्रेज शासक थे, वो केवल गोरे के अलावा बाकी सबको क्या मानते थे? छोटा और नीच। ये मानते थे कि ये छोटे हैं, ये नीच हैं और ये इनके साथ भेदभाव होने लायक है, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी थी। उनको दबा दिया जाता था। किनको? अश्वेतों को। उन्हें गोरों की बस्ती में रहने की इजाज़त नहीं थी। जहाँ पे गोरे या अंग्रेज लोग रहते थे वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। परमिट होने पर ही, जब परमिशन होती थी या उनके पास होता था, तभी वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। हर एक चीज़ में उनके साथ क्या किया जाने लगा? भेदभाव किया जाए। होटल में हो, टैक्सी में हो, बस में हो, रेलगाड़ी में हो, सिनेमाघर में हो, समुद्र तट के किनारे हो, किसी भी तरह से उनके साथ, यानी अश्वेतों के साथ, जो काले रंग के व्यक्ति थे, जो अफ्रीका के निवासी से दक्षिण अफ्रीका की, उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा।
इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतज़ाम कहा जाता है। इसे पृथक्करण का मतलब हुआ अलग अलग, यानी गोरे अलग और काले अलग का इंतज़ाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक नहीं जा सकते थे। यानी काले लोग जो थे गोरों के लिए आरक्षित, यानी रिजर्व एरिया है कि वहाँ पर प्रोहिबिटेड है, निषेध है काले लोगों का आना, तो वहाँ तो जाते ही नहीं थे, बल्कि गिरजाघर में जो थे, चर्च वगैरह में जो थे, वहाँ पर भी वो नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार भी नहीं था। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन बना के कि हम इस पूरी नीति के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, इसके लिए न तो वो संगठन बना सकते थे और ना ही इसका विरोध करने का अधिकार उनके पास था। न तो वो इसका विरोध कर सकते थे, न तो संगठन बना सकते थे, और ना ही विरोध करने का अधिकार उनके पास था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। 1950 के आसपास जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद की स्थिति है ये, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। उन्होंने अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। कुछ ऐसे अंग्रेज भी उनके साथ आए जिनको लगता था कि अश्वेतों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। उनको मार गिराया, उन पर लाठीचार्ज किए गए और उन सारे आंदोलनों को उन्होंने अपनी दमनकारी नीतियों से दबा दिया। अब देखते हैं नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ अफ्रीका जब नए संविधान की ओर कैसे बढ़ा, एक नए संविधान की ओर रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया, रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष बढ़ा, विरोध बढ़ा, तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में जैसे जैसे आपको लग जा, मान लीजिए आप कहीं पे किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अगर यदि आपके खिलाफ हो जाए, तो आपको धीरे धीरे ये बदलाव और ये जो आंदोलन एक ये संकेत देता है कि अब यहाँ पे राज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को क्या कर दिया, वापस ले लिया। जो कानून भेदभाव के थे उनको क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदी हटा ली गई। राजनीतिक जो दल थे उन पे प्रतिबंध था, मीडिया पर प्रतिबंध था, इन सबको क्या कर लिया गया, हटा लिया गया। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद, 28 साल तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया गया और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका रिपब्लिक यानी गणराज्य हो गया और उसका एक नया झंडा लहराया गया और ये दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। ये सब कैसे हुआ, आइए इस साधन बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जाने, जो 28 वर्ष तक जेल में रहे और आखिरकार जब उन्हें जेल से छोड़ दिया गया तो उसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बना तो उसके राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला जी। उन्हीं की वो जुबानी अब समझते हैं कि आखिर ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमसाहत पर भरोसा था। भलमनसाहत जो थी, एक दूसरे के भले मन से जो सहायता करने का जो विचार था, उन पर एक दूसरे को भरोसा हुआ और वे इसे मानने को तैयार हुए। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का
आधार है। ये बात नेल्सन मंडेला जी ने कही कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का क्या है, आधार है। ये पूरा जो सेंटेंस था, ये जो पूरा स्पीच था, ये नेल्सन मंडेला जी का था। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे वे उन्हें भूल जाए और गोरों को क्या कर दे, माफ़ कर दे। उन्होंने कहा कि आइए हम सब नस्लें और स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, एक एक वर्ड में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिणी अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं की जोर पर शासन किया और दूसरी पार्टी ने इसे आज़ादी दिलाई की अगुवाई की। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ बैठी। इस प्रकार संविधान बनाने की ओर दक्षिण अफ्रीका चल पड़ा। ये देखिए, इसे इंद्रधनुषी देश कहा जाता है। इंद्रधनुषी मतलब जहाँ पे सभी तरह के रंग वाले लोग एक साथ मिलकर इस देश को चलाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संविधान निर्माण के लिए एक साथ हुए। 2 वर्षों की चर्चा बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कहीं नहीं बना था। इस संविधान ने नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए उतने ही दुनिया में किसी संविधान ने नहीं दिए। साथ ही उन्होंने ये भी फैसला किया कि मुश्किल मामलों में संविधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, मान लीजिए अंग्रेजों ने जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या का समाधान सबकी भागीदारी से होगा। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिणी अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में देखा जाता है। ये काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने के द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों के आगे इंद्रधनुषी समाज बनने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के ही शब्दों में इस बात को जाने। देखिए किस प्रकार से जो दक्षिण अफ्रीका देश था वो गोरों का गुलाम रहा और नेल्सन मंडेला जी ने उनका विरोध किया, उनको 28 वर्ष तक जेल में डाल दिया। उसके बाद जब अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि अब यहाँ पर हमारा राज चला पाना मुश्किल है, तब उन्होंने उन कानूनों में थोड़ी सी रियायत दी और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला जी को आज़ाद किया और जो राजनीतिक पार्टियों पर अंकुश लगा था उन्हें भी हटाया। वह जो प्रेस यानी मीडिया, जो समाचार पत्र थे, उन पर भी उन्होंने अंकुश हटा दिया। और उसके बाद जो लोकतांत्रिक राजनीति स्थापित हुई, जो लोकतांत्रिक देश बना 1994 में, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक देश जो गुलाम था धीरे धीरे किस प्रकार से उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक साथ एकजुटता के साथ कुछ भी काम करना मुश्किल नहीं है। इंद्रधनुषी समाज बनाने के सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण ये संभव हुआ। अब देखते हैं फिर नेल्सन मंडेला के शब्दों में कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो ये पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास का फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। यानी जो अब तक हो चुका है हमारे ऊपर, अब वैसा इतिहास दोबारा से ना दोहराया जाए, इस बात का हम प्रण लेते हैं दक्षिण अफ्रीकी लोग। ये बात संविधान में लिखी गई थी और साथ ही साथ बताई भी गई थी। इस बात इतनी ही नहीं, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, ये दोनों देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। ये हम देश क्या है, हम सभी का है। अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। आपने अब तक जो पढ़ा वो दक्षिण अफ्रीका की कंडीशन बताई, दक्षिण अफ्रीका की स्थिति बताई, पुरानी स्थिति, और जो लोकतांत्रिक देश बनने के बाद की स्थिति, किस प्रकार से एक देश
जो अंग्रेज़ों के जुल्म को सहता है, बाद में 3/4 लोग जो वहाँ के निवासी थे उनके ऊपर जुल्म होता है, और बाद में उन्हीं लोगों की एकजुटता के कारण वो देश आज़ाद होता है और उनके ऊपर एक संविधान लागू होता है जो सभी के साथ लेके चलने की बात करता है। अब हम देखते हैं कि हमें संविधान की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है कि हमें संविधान चाहिए किसी देश को संचालन करने के लिए, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है। इस बात को दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही एक साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। यानी जो अंग्रेज़ थे या जो अश्वेत लोग थे, दोनों ही मिलकर उन्होंने क्या बनाया, संविधान। और अब आगे भविष्य में भी हम एक साथ रहने की योजना बना रहे थे। साथ ही साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डरते हुए अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्य अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी चाहिए। जो अश्वेत लोग थे उनको बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक क्या चाहिए थे, अधिकार भी, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार भी चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को उनकी संपत्ति और विशेषाधिकारों की चिंता थी। जो गोरे लोग थे उनको ये चिंता थी कि हमने इन पे जुल्म किया है तो हो सकता है कि ये हम पे भी अपना जुल्म करे या हमारे खिलाफ कोई ऐसी नीति अपनाए जिससे हमारा दमन किया जा सके, हमारे विशेषाधिकारों को, हमारी संपत्ति को छीन लिया जाए। ये उनके मन में डर था। और जो अश्वेत थे उनके मन में डर था कि हमारा सामाजिक और आर्थिक अधिकार हमसे ना छिन जाए। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे मान गए कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हो गए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वह एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी कि भविष्य में से भरोसे को तोड़ा नहीं जाए। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका था कि ये दोनों जो पक्ष जो चाहते थे, अश्वेत लोग एक तरफ थे, अश्वेत लोग एक तरफ थे, श्वेत लोग, दोनों की अपनी अपनी मांगे थी। अब ये दोनों लोग, दोनों ग्रुप जब अपनी मांगे रखते हैं तो इनको जो था इन पे भरोसा नहीं था और इनको था तो इन पे भरोसा नहीं था। तो अब क्या उपाय किया जाए। दोनों के बीच एक लिखा पढ़ी होती है। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका था कि जो बातें तय हुए उन्हें लिखित पढ़त में लिख लिया जाए, जिससे कि सभी लोग उन्हें मानने की बाध्यता रहे। अब आपस में दोनों ग्रुप्स की बातों को क्या कर लिया जाए कि लिख पढ़ लिया जाए ताकि एक दूसरे पर भरोसा कायम रहे। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में भी आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप से मौजूद था। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से माने और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिणी अफ्रीकी लोग इन चीज़ों का इंतज़ाम भी किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे, यानी जो उन्होंने नियम लिखे इन्हीं बुनियादी नियमों में लिखित रूप से संविधान कहते हैं। इसको एक बार फिर डायग्रामिकली समझा दूँ कि ये है कौन से श्वेत लोग, ये है श्वेत और ये है अश्वेत। इनकी अपनी मांगे और इनकी अपनी मांग। इन दोनों ने आपसी सहमति से जो कागजी कार्रवाई की उसे बोला गया संविधान। और संविधान सबसे ऊपर हो जाएगा इसको कब, जब इसे लागू कर दिया जाएगा और जीत के आने वाली सरकार इसको मानेगी। और इसी लिखित
रूप को, इन्हीं नियमों के इसी लिखित रूप को, नियमों का जो लिखित रूप था, नियमों के इसी को क्या कहते थे? संविधान। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही नहीं खासियत नहीं थी, हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कूटतापूर्ण नहीं थे, पर दुनिया भर के लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता ही है। आपने भी देखा होगा कि यदि कोई एक ग्रुप है तो उनके विचारों में, उनके मत में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फ़र्क रहता है। दुनिया के सभी देश ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। पूरे देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून की जो प्रोसेस होता है उसका होना आवश्यक है, वरना किसी भी देश को कंटिन्यू संचालन कर पाना, लगातार संचालित कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। और इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो, सरकारी संगठन हो, राजनीतिक दल हो, स्कूल हो, कॉलेज, सबका, मान लो कि कोई भी एक संस्था है, उस संस्था को संचालन करने के लिए उसके कुछ क्या होते हैं? नियम, कुछ क्या होते हैं? कायदे, और जो जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, वही उस संगठन का क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। इसीलिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है कि हम एक रूपता आए लोकतांत्रिक देश में, जो सरकार का संचालन है उसमें एक रूपता है, किसी के अधिकारों का हनन न हो, समानता की भावना रहे, और साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों का भी संरक्षण किया जा सके। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान जो है किसी देश की ऐसी किताब है जो देश में रहने वाले सभी लोग कंबाइंड रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है, जिससे किसी क्षेत्र का रहने वाला लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच में आपसी संबंध होने या के साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें प्रमुख, अब देखते हैं संविधान के अनेक काम कौन कौन से। पहला, यह साथ रहे कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। हम साथ रहते हैं किसी भी देश में, तो हमें अगर हमारे साथ होनी और अनहोनी की जो भी घटनाएं हैं, यदि संविधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र वहाँ पे स्थापित है किसी देश में, तो हमें हमारे अधिकारों की चिंता नहीं होती है, हमें भरोसा और सहयोग विकसित करता है यही संविधान। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, कैसे सरकार बनेगी, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, ये संविधान ही तय करता है। तीसरा, ये सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है कि सरकार कहाँ तक निर्णय ले सकती है, कौन कौन से कानून बना सकती है। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे कि वहाँ के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो। ये बात भी तय करने कौन करता है? संविधान करता है। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अच्छे समाज के लिए जो लोगों की आकांक्षा है उनको व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वह सभी लोकतांत्रिक वाले हों ये जरूरी नहीं, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद ये चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत जैसे देश के लिए संविधान बनाना भी आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। 1947 में जब भारत की आज़ादी की बात चल रही थी, या भारत की आज़ादी का जो आंदोलन था 1900 से लेकर 1947 तक जो चला, अनेक आंदोलन, जो भारत के लोग गुलामी की हैसियत से अब नागरिक बनने की हैसियत की तरफ अग्रसर हो रहे थे, तो इन सभी लोगों को एकजुट करना और
विभिन्न विभिन्न प्रांतों के लोग, विभिन्न कल्चर, ट्रेडिशन, अलग अलग भाषा शैली, अलग अलग उनका रीति रिवाज, उनका संस्कृति, उनके बीच बहुत सारा भेदभाव था। बावजूद इसके इन सबको मिलाकर भारत देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारत के लोग गुलामी की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पर जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी देने वाला अनुभव था, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों की जो धर्म के आधार पर जो दो देश बने थे, पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, ये बात अभी अभी हाल फिलहाल झेली ही थी 1947 में। और अब उनके लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। देखिए, एक तरफ आपको फोटो दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। और अंतरिम सरकार में क्या थे? गृह मंत्री थे, सूचना और प्रसारण मंत्री, वकील थे पेशे से, और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही, सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल जो थे, उन्होंने ही देश को एक अखंड भारत की जो संकल्पना थी उसमें विभिन्न रियासतों को जोड़ने का मुख्य जो कार्य था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। और साथ में फ़ोटो दे रखा है सरोजनी नायडू जी का। सरोजनी नायडू जी जो थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ये पेशे से कवित्री और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस में अग्रणी महिला नेता थी। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी सरोजनी नायडू। अब देखते हैं, इधर विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10-10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को ये आज़ादी दे दी कि वे भारत में, अंग्रेज़ों ने क्या किया, देसी रियासतें जो थी भारत की, उनको आज़ादी दे दी कि वो चाहे तो भारत में चले जाएं और चाहे तो पाकिस्तान में चले जाएं। अपनी रियासत का विलय चाहे उसमें कर सके, स्वतंत्र रहें या फिर अपने हिसाब से स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। अब इन सारी रियासतों को विलय करना, भारत के एक अखंड भारत में शामिल करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। मुश्किल, जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं था जितना आज है। जब संविधान लिखा जा रहा था उस वक्त की कंडीशन ये थी, भारत और पाकिस्तान उस वक्त आज़ाद हुए ही थे और दोनों देशों में धर्म के आधार पर बहुत सारी लड़ाइयाँ चली। और साथ ही साथ जो देसी रियासतें थी उनको अंग्रेज़ों ने कह दिया कि या आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं और चाहे तो हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाएं। तो वैसी स्थिति जैसी आज है उस वक्त नहीं थी। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की भी चिंता थी। जो लोग संविधान बनाने के लिए एकजुट हुए थे भारत के, उनको ये भी चिंता थी कि भविष्य कैसा होगा। अब संविधान निर्माण का रास्ता, सारी मुश्किलों के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिणी अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातें सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। ये केवल ये नहीं था कि आप अंग्रेज़ों को भगा रहे, ये हमारे खुद के जो राजनीति थी या हमारा जो समाज था उसको जगाने का, राजनीति में बदलाव का भी एक आंदोलन था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों ने सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। 1928 में ही उन्होंने एक संविधान लिखा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव में रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। ये पहले एक रूपरेखा बनाई गई 1931 में कराची में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं द्वारा संविधान की रूपरेखा तैयार की गई थी और उस पर डिस्कस हुआ था। आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम और वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात
कही गई। इस प्रकार संविधान को रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में बदले। औपनिवेशिक शासन का मतलब हुआ कि अंग्रेजों द्वारा जो भारत में शासन किया जा रहा था, और जो संस्थागत शासन था, यानी हर एक चीज़ का ऑफिस, हर एक चीज़ का ऑफिस, और ऑफिस के माध्यम से कर्मचारी और कर्मचारियों के माध्यम से बाय लॉ हर एक चीज़ जो लागू की गई थी या पूरा शासन चलाया जा रहा था, उन सारी व्यवस्थाओं से हमें राजनीतिक संस्थाओं से बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वह बहुत ही कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। अंग्रेज़ों के समय जो व्यवस्थाएं की गई थी या जो इलेक्शन के जो प्रोसेस रखा गया था, उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आगे बढ़ के अब्दुल कलाम आज़ाद का भी इधर फोटो देखा है, देखिए आप एक बार। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस ही अपना लिया गया। जैसे 1935 में जो भारत कानून आया था भारत सरकार का, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, उसमें जो व्यवस्थाएं थी सेम का सेम उस चीज़ों को अपना लिया गया। आज़ादी के बाद भारत के कुछ स्वरूप को समझने का मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ों के समय जो व्यवस्थाएं थी, उन्हीं व्यवस्थाओं से बहुत कुछ सीख के उनमें कुछ भारतीय परिवेश के हिसाब से फेरबदल करके संविधान में उन व्यवस्थाओं को क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ चुका था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित हुए। यानी ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो, अमेरिका का जो राइट्स का जो फॉर्म था वो, फ्रांस की जो क्रांति थी आदर्शों की, उनकी वजह से उन सारी चीज़ों को अपनाने में भारतीयों को कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अपने हिसाब से उनको फेरबदल करके वो अपनाने के लिए राजी थे। समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की संकल्पना करने लगे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे सवाल ज़रूर पूछते कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए। मान लीजिए भारत के फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है उनको अपना लिया गया, तो क्या वे भारत के परिवेश, भारत की राजनीतिक सत्ता, भारत का कल्चर, भारत का ट्रेडिशन, क्या संविधान सभा। नेक्स्ट लेक्चर में हम संविधान सभा, भारत का संविधान कैसे बना, भारत की संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा की कौन कौन सी बैठकें कब कब हुई, साथ ही साथ जो भारत के संवैधानिक मूल्य हैं, बुनियादी मूल्य हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।